दरअसल संसद में इस चालू वित्त वर्ष में कुछ ज़्यादा खर्च करने के लिए वित्त मंत्री ने अनुपूरक मांगें पेश की हैं। 58,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर गुरुवार को राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन ज़बरदस्त है। तस्वीर उन्होंने सामने रखते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जो रफ्तार रही है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रही है और पिछली सरकारों से उन्होंने तुलना की आंकड़ों के साथ अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर देश के और सदन के सामने रखी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की रफ्तार बेमिसाल रही। देश की आर्थिक प्रगति और मजबूती को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से सामने रखा। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी पैमानों पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। In just last 8 years, sir, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. The activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well. I've mentioned that 29 consecutive months we have seen the PMI in India in the expansionary territory. All developed countries are all showing in their PMI, the Purchasing Managers Index, a contractionary terrain number. भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी गति विश्व में सर्वाधिक रही। ऐसा तब हुआ जब कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार में धीमापन देखा जा रहा है। Second quarter growth has been very high. It's the highest in the world and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. When you compare all these developments around the world and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. वित्त मंत्री ने आंकड़ों की सहायता से बताया कि देश अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मोर्चों पर मजबूती से नए अध्याय लिख रहा है। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और उनके सकारात्मक प्रभावों का विस्तार से जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आम जन का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को पूरी दुनिया सराह रही है। आईएमएफ का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। बहुस्तरीय वित्त संस्थानों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार पैदा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल, जो कि अर्थशास्त्री हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए। कल आपने भी राज्यसभा में वित्त मंत्री का बयान जो चर्चा पर उन्होंने जवाब दिया उसको सुना होगा। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कई सारे आंकड़ों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर सदन के सामने रखी, देश के सामने रखी, लेकिन बार बार उन्होंने कहा नाम के वास्ते योजना, यूपीए की योजना और कंपेयर किया उन्होंने एनडीए की योजना में और आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे बेसिक कम्युनिटीज़ में योजनाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले 9 सालों में। इसकी वजह क्या रही, उस पर आपकी क्या राय है, वहां से शुरुआत करना चाहता हूं। अजय जी, कल की जो चर्चा रही, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी है, विकास की पूरी रणनीति है, उसके परिवर्तन के कारण हुआ है। पहले क्या होता था, ग्रेजुअलिज्म के तहत होता था कि एक स्टेप और बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब रणनीति ये बदल गई है कि हमें इसकी पूर्ति करनी है और एक निर्धारित समयावधि में करनी है। जो आपने बेसिक या मूलभूत एमिनिटीज की आवश्यकताओं की बात करी, आप सबसे पहले जनधन अकाउंट को लेते हैं तो पहले वर्ष में ही 19 करोड़ अकाउंट खोल करके
वो जो है अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन प्राप्त करते हैं, वहां पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। और वो योजना लगभग 4-5 वर्षों में पूरी तरह से आच्छादित हो गई। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं अब तक। इसी प्रकार से आप उज्ज्वला को देखते हैं तो 3 वर्षों में वो लगभग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभियान चलाया गया है कि दूसरे और तीसरे स्तर के हॉस्पिटलाइजेशन की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भी जो व्यवस्था की गई 5 लाख रुपए की, वो भी एक निर्धारित समयावधि में पूर्ति हो गई। इसी प्रकार से देखते हैं पक्का मकान की बात करते हैं, जल से नल, इसको मैं दूसरे रूप में यूं कहता हूं, जो अपने अर्थशास्त्र के जो विश्लेषण में हम लोग बात करते हैं कि जो मिनिमम आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो चुकी है। यानी कि उनका अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, कैपेसिटी फॉर्मेशन, कैपेबिलिटी जनरेशन, जो ग्रोथ को ला रहा है और यहीं से ग्रोथ जनरेट होती हुई नजर आ रही है। और इसके प्रमाण के तौर पर आप टैक्स कलेक्शन देख सकते हैं, जीएसटी सबसे बड़ा प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर शो कर रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ये एक्सपेंडिचर अपर इनकम वालों से उतना नहीं बढ़ रहा है जितना लोअर इनकम और बहुत ज्यादा लो इनकम वालों से ये जो डिमांड जनरेट हो रही है। एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो आजकल जो इंटरनेशनल डिस्कोर्स चल रहा है कि डिमांड जनरेशन की जो क्राइसिस अन्य जगह है, हमारे यहाँ वो डिमांड जनरेशन अपने घरेलू बाजार में ही उपलब्ध हो रही है। इसलिए हमारे आर्थिक विकास तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की, जो इसका खुद का डोमेस्टिक बाजार है। लेकिन एक आंकड़े ने जो सभी को चौंकाया वो था मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा सर। करीब 14% की रफ्तार, लगातार 29 महीने से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का पॉजिटिव टेरिटरी में रहना, ये कैसे हुआ आपके हिसाब से? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की आप रणनीति यदि देखते हैं तो हमने जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में थे वो हम कहीं नहीं 91 के बाद हम पिछड़ते चले गए। आर्थिक विकास दर जरूर तीव्र हुआ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे होते चले गए। अब रणनीति बदल गई है, वो चाहे मेक इन इंडिया के माध्यम से हो तो, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो तो, एमएसएमई के माध्यम से हो तो, या इसी प्रकार से अन्य रणनीतियों को आप देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में यदि हम क्रेडिट का डिसबर्समेंट देखते हैं, बैंक क्रेडिट का, वो तेजी से बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ है। आप डिफेंस सेक्टर में अजय जी नहीं सोच पा रहे होंगे कुछ वर्ष पहले तक कि हमारा नया ग्रोथ हब बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारे यहाँ एविएशन सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, वो चाहे डिफेंस को लेते हैं, सिविलियन को लेते हैं, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देखते हैं तो वहां पर अभी भी लॉन्ग क्यू लगा हुआ है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो एक नया हमारे यहाँ ग्रोथ सेंटर बना हुआ है, क्योंकि नए नए ग्रोथ सेंटर सृजित करने से ही आर्थिक विकास होगा। ये सारी रणनीतियां यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इसमें फैक्ट ऐड करना चाहता हूं अजय जी, हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और उस डिजिटल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन कुछ वर्ष पहले तक 5% के अंदर था, हम इस समय 12% के आसपास हैं और अगले 3-4 वर्षों में हम 20% को पार कर लेंगे। ये भी एक नया हमारा ग्रोथ सेंटर जनरेट हो रहा है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलता हुआ आ रहा है, क्योंकि नोएडा जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, इंटरनेशनल हब बन चुका है। तो ये सारी रणनीतियां जो हैं, और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये स्वदेशीकरण को भी बढ़ा रहा है। यानी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज उधर जा रहा था, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। सरकारी क्षेत्रों में तो है ये जो भी हो रहा है सीमित दायरे में, लेकिन जो इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है, यही कारण है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड के बाद तेजी से कम हुआ है। तो अग्रवाल साहब, लगातार विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि भाई इतने अच्छे अगर आंकड़े हैं ग्रोथ के, तो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में उसकी तस्वीर क्यों नहीं दिख रही है? आपकी खेतीबाड़ी क्यों बेहतर नहीं कर रही है? आपके एक्सपोर्ट्स उतना क्यों बेहतर नहीं कर रहे हैं? ये जो 3 मुश्किलें विपक्ष गिना रहा है, उस पर क्या जवाब है आपका?
देखिए, विपक्ष के अपना एक एजेंडा होता है, मैं उसमें नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन यदि मैं इन प्रश्नों का जवाब दूं तो आप सीएमआई को देखें तो उसका जो अपना डेटा है वो भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसी प्रकार से यदि हम लेबर फोर्स सर्वे का डेटा देखते हैं, वो सारे यही शो कर रहे हैं कि भारत की बेरोजगारी में कमी आ रही। प्री कोविड के मुकाबले भी यदि हम देखते हैं तो भी हमारे यहाँ बेरोजगारी दर में भारत में कमी आई है और हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसके कई कारण हैं, वो चाहे स्वनिधि योजना से लीजिए तो, मेक इन इंडिया से लीजिए तो, या इसी प्रकार से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर चल रहा है, वो सारी चीजों के यदि हम देखते हैं, यानी कि नए सेक्टर देखें तो, पुराने सेक्टर देखें तो एक वाइब्रेंट सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, आपने चर्चा किया कृषि क्षेत्र की और आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट की बात है। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो जो आपने अभी अपनी चर्चा में भी प्रारंभ में बताया कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, चाहे यूक्रेन रशिया वार के कारण हो तो, या इसी प्रकार से इजरायल में जो इजरायल और उसके पड़ोसी लोगों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं का जो निवेश में कमी के कारण नीचे जा रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का एक्सपोर्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में है। उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा करते हुए बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों में एक्सपोर्ट में 2-3 गुना की वृद्धि हुई है। ये कोई छोटी वृद्धि नहीं है उत्तर प्रदेश तरीके राज्य से, यानी कि हम नए स्रोत सृजित कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए अजय जी कि हम चाहे एक्सपोर्ट हो तो क्योंकि जब हमारे नए क्षेत्र सृजित होंगे तो हमारे एक्सपोर्ट के नए एवेन्यू सृजित होते हैं। डिफेंस सेक्टर में हम जो नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, हम एक्सपोर्ट पर बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसी प्रकार से एमएसएमई क्षेत्र हमारा एक्सपोर्ट का एक नया ग्रोथ सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। और कृषि क्षेत्र की जैसे आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री जी का उसका प्रभाव आ रहा है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसमें भी नवाचार के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण या उसकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें चेंजेस के कारण निश्चित तौर पर यह भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ आ रहा है। बिल्कुल उसकी लॉजिस्टिक जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रही है सरकार और उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इकोनॉमी टुडे में अपनी राय रखने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज हमारी जो निगाह है वो तुरंत 10 बजे जो कि आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी पर, उस पर रहेगी। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन्वेस्टर समिट का ऐलान करेंगे और बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज लाइंड अप हैं। साथ ही साथ लोकसभा में क्या चर्चा होगी अनुपूरक मांगों पर, लगातार हम ये अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इकोनॉमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।